जीव द्रव्य कुंचन पादप कोशिकाओं या उत्तकों में जल की, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जल के बारे में हम जब बात करते हैं, जल की गति के प्रति व्यवहार करना उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता है। यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास एक एनवायरमेंट है, इसमें एक मीडियम भर देते हैं और इसमें हमने जल के अणु, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल या फिर जल के अणु, ये जो जल के अणु है इसका इस मीडियम में ट्रैवलिंग कैसे रहेगी, इस मीडियम में गति कैसे रहेगी, हमें इस बात के बारे में पता लगाना है। तो ये बात किस पर निर्भर करती है, उस मीडियम के घोल पर, मतलब इसमें जो तुमने भरा हुआ है इस माध्यम में जो है उस पर निर्भर करती है इस जल के अणु की गति। आगे बात समझ में, पहली लाइन क्लियर। यदि बाहरी घोल, यानी कि ये जो बाहरी घोल है, ये जो बाहरी घोल है, अभी देखो अपन एक डायग्राम बनाते हैं ढंग का सा, ठीक है। ये हमारा क्या है, बाहरी घोल है, फाइन। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को, वापस सुन लो, यदि बाहरी घोल, 10 बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के, कोशिका में जो द्रव्य भरा हुआ है उसके परासरण दाब को, यानी कि ये कोशिका है ना, और इसके अंदर ये जो है, ये तो हो गया इसका परासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हो गई मेरी कोशिका, और ये हो गया इसका कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये कंडीशन हमसे पूछिए, क्या कंडीशन पूछिए कि एक जो एक बीकर है, इस बीकर में हमने एक कोशिका रखी, इस कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है, यानी कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो, और बाहर का घोल, इसके अंदर हमने कंडीशन बनानी है। क्या कंडीशन बनानी है, यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित कर दे, यानी कि इसका जो प्रेशर है बच्चों, इसका जो परासरण दाब है ये उसके बाहरी दाब के बराबर, यहां पर नहीं दिख रहा तुम्हें, विजिबल नहीं है, यहां आ जाओ। ये बोल रहा है जो परासरण दाब जो है वो यदि बाहरी द्रव्य, बाहरी घोल, ठीक है, कोशिका द्रव्य के परासरण दाब के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन, दोनों इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, 1 मिनट रुको बताती हूं। ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, ऐसी कंडीशन कहलाएगी आइसोटोनिक या फिर समपरासरी, जिसका दोनों का बाहरी और कोशिका के अंदर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोल रही हूँ, आइसोटोनिक में कोशिका में जो कोशिका द्रव्य भरा है उसका परासरण दाब और जो घोल का जो दाब है, ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, कोई किसी को प्रेशर नहीं दे रहा है। तो ऐसा जो मतलब हमारे पास जो मीडियम होगा वो कैसा कहलाएगा, समपरासरी, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। आगे बात समझ में। दूसरी कंडीशन, ये स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब इसको मैं डिलीट कर रही हूं, इसको मैं डिलीट कर रही हूं, ये चीज तो बराबर रहेगी। अब देखो क्या हुआ, सेकेंड बात, यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य से अधिक तनु है, यहां पर हमारे पास ये जो है ये कैसा होगा, अब अत्यधिक या अधिक तनु, यानी कि डाइल्यूट है। यदि डाइल्यूट कंडीशन है तो यानी कि डाइल्यूट होगा
तो हम कह सकते हैं कि जल के अणु यहाँ पर ज्यादा होंगे। जल के अणु ज्यादा होंगे तो वाटर पोटेंशियल जो होगा वो भी ज्यादा होगा। ये अपन पहले कर चुके हैं ना, वाटर पोटेंशियल और ये सब पढ़ चुके हैं। जल विभव कहाँ पढ़ा है अपन ने? तीसरे भाग में, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जल के अणु होंगे ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। डाइल्यूट कंडीशन में बच्चों, तनु कंडीशन में क्या होगा? वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये याद रखिएगा। तो अब अपन क्या देख रहे हैं? बाहर वाटर ज्यादा है तो इसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, है ना। इसका जो प्रेशर है वो भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। आ गई बात समझ में? यहां पर हमने बोला बाहर की जो कंडीशन है बच्चों, ये बाहर की जो कंडीशन है, यहां पर विलेन है, बहुत अधिक डाइल्यूट है। डाइल्यूट कंडीशन है तो सांद्रता जो है बच्चों, यहां पर सांद्रता कम होगी, कोशिका में सांद्रता अधिक होगी। कोशिका में सांद्रता अधिक होगी तो ऑस्मोसिस किस पे काम करेगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, है ना। तो तुमने यहां पर क्या रखा है? यहां पर तुमने रखी किशमिश। किशमिश रखी है, किशमिश रात को भिगोते हैं, सुबह उठ के देखते हो किशमिश स्वेलन हो गई यानी फूल गई, यानी कि जो यहाँ का जो वाटर था वो किशमिश में चला गया, यहाँ का वाटर जो था वो किशमिश में चला गया, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, और किशमिश कैसी हो गई? फूल गई। आ गई बात समझ में? वापस रिपीट कर रही हूँ, सुन लो। यदि अपन अल्प परिसारी की बात कर रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसकी? हाइपोटोनिक। तो बाहरी वातावरण का जो, यानी बाहरी जो मीडियम होगा वो अधिक डाइल्यूट होगा, ठीक है। डाइल्यूट होगा तो कंसंट्रेशन जो होगी वो कम होगी, लेस कंसंट्रेशन होगी। जो अंदर कोशिका होगी उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ऑस्मोसिस, यानी कि जो ऑस्मोसिस होगा वो हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाता है ना। तो क्या होगा? यहाँ पर कम सांद्रता है और यहाँ पर अधिक है, तो ये जो वाटर है वो इधर जाएगा और कोशिका हमारी फूल जाएगी। तो अल्प परिसारी में हमेशा कोशिका फूल जाती है। आगे बात में, तो कोशिकाएं अल्पसारी घोल में फूलती है और अति परिसारी में सिकुड़ती है। ये बात अभी अपन को देखनी है। ये बात समझ में आ गई? सब परिसारी और अल्पसारी। अब अपन देखेंगे ये अति परासरी। अति परासरी में देखने पर हमने क्या करना है? इस सब को डिलीट करना है। डिलीट। अब वापस से देखेंगे अपन, ठीक है। अति परिसारी देखनी है, हमने बनाना है मीडियम। ये लो, ये बना लिया मैंने मीडियम में घोल। अब हमने बनानी कोशिका, ये बना ली मैंने कोशिका। अब देखो फाइन, यहां पर जो विलय होगा, मतलब यहां पर जो मीडियम होगा वो क्या होगा? यहां पर होगी हमारी अधिक सांद्रता। ये जो मीडियम होगा अधिक सांद्र होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा। यहां पर जो जीव द्रव्य है, जो कोशिका द्रव्य है, उसकी सांद्रता होगी कम सांद्रता, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? अति परिसारी। अति परिसारी में क्या करें? परासरी, सॉरी, अति परिसारी नहीं, अति परासरी। अति परासरी में अधिक सांद्रता बाहर की तरफ होगी, कोशिका में सांद्रता कम होगी, तो ऑस्मोसिस कहाँ होगा? यहां से बाहर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ। जब इसके अंदर से वाटर बाहर की तरफ निकलेगा तो क्या होगा कंडीशन? सेल सिकुड़ जाएगी, यानी कि तुम अंगूर को पानी में रखोगे तो अंगूर फूला हुआ होता है, थोड़ी देर बाद देखोगे अंगूर पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वो क्यों होता है? अति परासरी के कारण होता है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से होता है, और इसमें कोशिका सिकुड़ जाती है। आ गई बात समझ में? यहां तक कंप्लीट? कोई डाउट नहीं? आगे चलें। जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर गति कर जाए। जीव द्रव्य कुंचन यानी कि ऑस्मोलाइसिस, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कब बनता है? ऑस्मोलाइसिस कब होता है? जब कोशिका से पानी बाहर गति कर जाए, ठीक है। और पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है ना। यदि हम बात करें, ये एक लीफ है, बाहर हमारी सेल वॉल है और अंदर हमारी ये झिल्ली है, ठीक है। ये झिल्ली है। तो पहले यदि मैं बनाऊं,
पहले मैं बनाऊं तो ये बिल्कुल एकदम साथ के साथ, जितनी सेल वॉल है उतनी ही इसकी मेम्ब्रेन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कंडीशन कैसे हो जाए, जब जीव द्रव्य कंचन हो जाए, जीव द्रव्य कंचन तो कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाएगा, तो क्या होगा कंडीशन, ये तो सेल वॉल है, ठीक है। जब क्या होगा, पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़ जाएगी, तो कोशिका झिल्ली सिकुड़ा दो, ये लो कोशिका झिल्ली सिकुड़ गई और वो क्या हो जाएगी, भित्ति से अलग हो जाएगी। यह तब होता है जब एक कोशिका या ऊतक अति परासरी घोल में डाला जाए, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए, तो अंदर की जो झिल्ली है वो सिकुड़ जाएगी और वो सेल वॉल से अलग हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले जीव द्रव्य से पानी बाहर आता है, जीव द्रव्य जो इसके अंदर जीव द्रव्य होगा उससे वाटर बाहर निकलने लगेगा और ये इस कंडीशन में चला जाएगा। फिर किससे निकलेगा, रसधानी से। पहले कहां से निकला, जीव द्रव्य से, और फिर कहां से निकलेगा, रसधानी से। जब कोशिका से विसरण द्वारा, किससे, डिफ्यूजन के द्वारा पानी निकलकर बाह्य कोशिका द्रव्य में जाता है, जो बाहर द्रव्य है उसमें जाता है, जब जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, और इसे ही जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। यानी कि जो कंडीशन अभी हमने पढ़ी, ये क्या है, असल में जीव द्रव्य कुंचन है। जब बाहरी गोल का सांद्रता अधिक होगी और अंदर कम सांद्रता होगी तो वो जल बाहर की तरफ निकलेगा, तो जो सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल से अलग हो जाएगी सिकुड़ करके, और यही कंडीशन क्या कहलाएगी, जीव द्रव्य कुंचन कहलाएगी। इज दैट क्लियर। आगे आ जाओ। जल का परिवहन झिल्ली के आर पार उच्चतर जल विभव क्षेत्र, जल का परिवहन झिल्ली के आर पार उच्चतर जल विभव क्षेत्र निम्नतर जल विभव क्षेत्र में कोशिका के बाहर जाता है। ये बात हमने पढ़ ली, मतलब वाटर पोटेंशियल हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में कोशिका भित्ति एवं संकुचित जीव द्रव्य के बीच की जगह को कौन भरता है। अब देखो यहां पर आपसे पूछा है, ये जो कंडीशन है यहाँ पर ये सिकुड़ गई है, तो इस जगह को, ये जो खाली जगह, इसको कौन भरता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब कोशिका को समपरासरी घोल में रखा जाता है, यानी कि अब जीव द्रव्य जो है उसका प्रेशर भी समान है और बाहर के घोल का भी प्रेशर समान है, दोनों अपने एक दूसरे पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, तो अंदर या बाहर की ओर नहीं होता, तो जल का कुल प्रभाव जो है अंदर या बाहर की तरफ नहीं होगा। नेचुरल सी बात है, कोई प्रेशर नहीं होगा ना, बाहर भी बराबर है और अंदर भी बराबर है, तो कोई प्रेशर ही नहीं कर रहा ना ये प्रेशर कर रहा है ना ये प्रेशर कर रहा है। तो यदि बाहरी गोल जीव द्रव्य के परासरी दाब को संतुलित रखता है तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाती है, समपरासरी कहलाती है। आ गई बात समझ में। कोशिकाओं में जब जल अंदर और बाहर समान हो और रूप से प्रभावित होता है, ठीक है, अंदर और बाहर समान रूप से प्रभावित हो, मतलब बाहर भी समान हो और अंदर भी समान है, तो कोशिकाएं साम्यावस्था में कही जाती है, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो रहा है, अंदर भी जीव द्रव्य समान है, बाहर के घोल में भी समान है, तो कोई एक दूसरे पे प्रेशर नहीं लगा रहा। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, कोशिका को ढीला फ्लॉसिड कहा जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो सेकंड वन है ये फ्लॉसिड है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, एस्ट्रो बाहर भी उतना ही है, एस्ट्रो अंदर भी उतना ही है, तो कोई एक दूसरे को प्रेशर नहीं कर रहा। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, फ्लॉसिड या फिर ढीला कहलाती है। आगे आ जाओ। जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया प्राय प्रतिवर्ती होती है। जीव द्रव्य कुंचन जो है, मतलब जो प्रेशर जो पड़ रहा है, ऑस्मोलाइसिस जो हो रहा है, वो क्या होता है, एक दूसरे के प्रतिवर्ती। ज़्यादा है कम है तो कम से बाहर चला जाएगा, बाहर कम है अंदर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर आ जाएगा, यानी हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। जब कोशिकाओं को अल्प परासरी यानी कि अल्प परासरी का मतलब यानी कि यहाँ कम सांद्रता है और यहाँ अधिक सांद्रता है, तो यहाँ से अंदर जाएगा तो कोशिका फूल जाएगी, तो जल विभव या जीव द्रव्य की तुलना तनुकृत अधिक डाइल्यूट है। ये कंडीशन जो है बाहर की अधिक डाइल्यूट है, ये पढ़ चुके हैं ना अभी। तो कोशिका में जल विसरित होता है और जीव द्रव्य की भित्ति के विरुद्ध दबाव बनाने के कारण, जिसे स्फीति दाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो प्रेशर है, प्रेशर पड़ रहा है,
भाई प्रेशर पड़ रहा है ना, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसा दाब क्या कहलाता है? स्फीति दाब कहलाता है। पानी घुसने के कारण जीव द्रव्य द्वारा प्रकट किए गए कठोर भित्ति के विपरीत दाब को दाब विभव या साई पी भी कहा जाता है। ये जो प्रेशर लग रहा है ये क्या कहलाता है? साई पी। इसको हम बोलते हैं साई, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं साई। पी यानी कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर यानी कि दाब। आ गई बात समझ में? तो इसको हम क्या कहते हैं? दाब विभव, यानी कि साई, ये पोटेंशियल का साइन है और ये प्रेशर है, दाब विभव आ गया। कोशिका भित्ति की दृढ़ता के कारण कोशिका नहीं फटती है। भाई स्फीति हो गई ना, अब बाहर वो खुद एकदम मोटी हो गई है तो वो फटेगी नहीं, सीधी सी बात है। अतः स्फीति दाब अंततः कोशिकाओं के विस्तार एवं फैलाव के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए किशमिश क्या करती है? फूल जाती है। इसलिए किशमिश क्या करती है? फूल जाती है और एकदम हार्ड हो जाती है, वो फटती नहीं है। फिर एक ढीली कोशिका का जो पोटेंशियल विभव है ना, जो दाब विभव है, प्रेशर पोटेंशियल है, वो क्या होगा? पौधे के अलावा किस जीव में कोशिका भित्ति होती है? इसका आंसर करेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। क्यों? क्योंकि अपन प्रेशर, पोटेंशियल प्रेशर पढ़ चुके हैं। हमने ये भी पता है कि पौधे में तो हमारी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कौन से जीव में, किस जीव में भित्ति पाई जाती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। राइट, नेक्स्ट अंतः शोषण। ठीक है, अंतः शोषण यानी कि अब अंदर की तरफ किस तरह का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो देखना है। अंतः शोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है, ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है। ये जब ठोस एवं कोलाइड्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है। जब तुमने पार्ट 1 पढ़ा था तो हमने एक बात करी थी कि ठोस मॉलिक्यूल में डिफ्यूजन बड़ा टफ होता है, बड़ा ही टफ होता है, मुश्किल होता है। तो ऐसा जो विसरण है वो क्या कहलाता है? अंतः शोषण। ये एक तरह का विसरण ही है, लेकिन किसके लिए? ठोस मॉलिक्यूल्स के लिए, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के लिए है या कोलाइड्स के लिए। इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होता है, जो उसका सरफेस एरिया है या जो उसका आयतन है वो बढ़ जाता है। अंतः शोषण की प्रतिविष्ट उदाहरणों में बीजों और सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण है ना। बीज है, बीज में अब देखो कि पानी की मात्रा, मतलब सूखा हुआ बीज होगा ना उसमें भी पानी तुम्हें मिलेगा, सूखा हुआ बीज होगा उसमें भी तुम्हें पानी मिलेगा, इसी वजह से, अंतः शोषण की वजह से। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग मानव द्वारा बड़ी चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता था। आ गया, जो फूली हुई लकड़ियां होती है, जैसे अपन कहते हैं ना, पत्थर को तोड़ने के लिए पहले यूज लिया जाता था। यदि अंतः शोषण द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उगते नहीं। यानी कि जो बीज हैं, जो सिकुड़ गए हैं, यदि तुम इसको जमीन पर डाल दो और इसमें कोई पानी नहीं होता ना, तो ये कभी भी पनपता नहीं। ये एक एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है कि हमारे जो बीज होते हैं उसमें अंतः शोषण देखा जाता है। नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते और ये संभवतः बाहर आकर स्थापित भी नहीं हो पाते, और इनमें से कभी भी एक प्लांट का निर्माण नहीं होता। अंतः शोषण भी एक प्रकार का विसरण है, क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार है। सांद्रण प्रवणता क्या होती है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बीज या अन्य ऐसी सामग्रियां हैं जो पानी में लगभग नहीं के बराबर होती है। बीज में पानी बहुत थोड़ा सा होता है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। भाई कम सांद्रता है, अधिक सांद्रता से कम की तरफ आएगा, बाहर पानी है, इस बीज में पानी नहीं है, कम पानी है बहुत, तो ये पानी को क्या करेगा? अवशोषित करेगा और फूल जाएगा और यहाँ से अपना प्लांट का निर्माण कर लेगा। अवशोषक व अंतः शोषित होने वाले द्रव के बीच जल का विभव प्रवणता आवश्यक है, यानी वाटर पोटेंशियल बहुत जरूरी है इस बीच में। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंतः शोषित करता हो, अवशोषक और द्रव के बीच बंधुता इसकी पहली शर्त है। यानी कि जो अवशोषित कर रहा है उसके बीच में क्या संबंध है वो जरूरी है, उसके बीच में प्रवणता बहुत जरूरी है। इस तरीके से भाग 5 भी आज खत्म होता है। आशा करती हूँ कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नए भाग के साथ, जब तक धन्यवाद।